Hello dear students, welcome back to our channel Study Shark. I pray you all are fine and doing well in your studies as well. डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने वाला है हमारा बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो कि है लाइफ प्रोसेसेस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अब आपके एग्जाम में आपका ये चैप्टर तो आना ही आना है और यही चैप्टर में सबसे ज़्यादा बच्चों के नंबर करते हैं, क्योंकि सब चीज़ याद ही नहीं रहती है। तो इसलिए आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो भी आपके डाउट होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उनको भी जो है क्लियर करूँगी। How do we tell difference between what is alive and what is not alive? If we see a dog running or a cow chewing a cud or a man shouting loudly on a street, we know that these are living beings. What if the dog and cow were asleep? We would still think that they were alive, but how did we know? We see them breathing, and we know that they are alive. But what about plants? How do we know that they are alive? Some are we see them green. Some of us will say. But what about plants that have leaves of color other than green? They grow over time, so we won't. So we know that they are alive. Some will say. In other words, we tend to think some sort of movement, either growth related or not. So the common evidence for being alive, common evidence for being alive, but a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So using visible movement as a defining characteristics of life is not enough. तो बच्चे देखो, अगर अब मैं आपसे जनरल क्वेश्चन पूछूं कि भैया ये जिंदा है कि मरा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? आप देखोगे कि भैया ये मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, हम लोग जो लिविंग थिंग्स होती है उनको एसोसिएट करते हैं मूवमेंट से, चाहे वो मूवमेंट्स ग्रोथ रिलेटेड हो, चाहे वो मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट हो। हम लोग ज़्यादातर उनको इसी से रिलेट करते हैं और हम कहते थे कि भैया ये जो जानवर है ये जो है जीवित है, या फिर ये जो प्लांट है ये जो है प्लांट भी आपका जो है जीवित है। पर अगर हम कोई ऐसा प्लांट हमें मिल जाए जो है बिल्कुल मूवमेंट कर ही नहीं रहा है, तो आप उसको कैसे डिफाइन करोगे? तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको पता है कि वो जिंदा है, पर आप क्या रीज़न दोगे उसके? फिर कोई ऐसा एनिमल है जो है ब्रीथिंग तो करता है, मूवमेंट नहीं कर रहा है, और ब्रीथिंग भी करता है, तो ऐसा दिख नहीं रहा है कि ब्रीथिंग करते समय मूवमेंट हो रहा है। तो ऐसे एनिमल को आप कैसे बोलोगे कि ये लिविंग है? तो डियर स्टूडेंट, ये आपका, तो इससे आपका ये चीज़ कंक्लूड हुई कि हम केवल लिविंग को, केवल मूवमेंट को एज अ कैरेक्टरिस्टिक बताना कि भैया लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक यही है, अगर मूवमेंट होता है इसका मतलब इंसान जिंदा है या प्लांट जिंदा है, इसको हम लोग नहीं कह सकते हैं। देखो नेक्स्ट करिए, movement over very small scale will be invisible to naked eyes. Movement of molecules, for example, in this invisible molecular movement necessary for life. Is this invisible molecular movement necessary for life? तो देखो बेटा, मॉलिक्यूल मूवमेंट्स ओवर स्मॉल स्केल विल बी इनविजिबल टू नेकेड आई, यानी कि जो मूवमेंट रिएक्शन बहुत स्मॉल स्केल में होता है वो आइस को इनविजिबल होते हैं, यानी कि वो हमें दिखते नहीं है। उसके फिर देखो नेक्स्ट क्या दिया है, नेकेड आइज़ को नहीं दिखता है। नेकेड आइज़ मतलब जो आँखों को आपने ट्रीट नहीं किया, आपकी आँख ऐसी है, आपने कुछ पहना नहीं है ऊपर से। आप अगर आप माइक्रोस्कोप से देखो या उससे देखो शायद आपको मूवमेंट दिख जाए, पर वैसे नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ। इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू अ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट, दे विल से yes. If we ask this question to a professional biologist, they will say yes. In fact, viruses do not show any molecular movement until they infect a cell, but that is partly why there is controversy about whether they are truly alive or not. देखिए, क्योंकि हमें वो molecular movements दिख ही नहीं रहा, क्या पता वायरस बाहर भी मूवमेंट करता हो, पर we are not able to see, we are not able to catch those movements. जैसा हम लोग यही कहते हैं कि जो वायरसेस है वो जो हमारे मूवमेंट बॉडी है, कोई भी बॉडी के अंदर घुसते हैं, तभी वो जो है डिवाइड करना स्टार्ट करता है, मूवमेंट करता है, जिससे हमें पता चलता है कि वायरसेस आर अलाइव। इसलिए टीचर आप देख रहे होगे अभी तक एक कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि भैया वायरस जो है आपके जिंदा जीव है या फिर वो जो है नहीं है, वो जो है मतलब नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। तो आज तक इसमें जो है बहस चल रही है। तो बेटा मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो है नेसेसरी होते हैं, अगर कोई प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से आप पूछोगे तो येस कहेंगे, क्योंकि बेटा मॉलिक्यूलर मूवमेंट हर चीज़ में होता है, बिना मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के इंसान अलाइव रह ही नहीं सकता, है ना। कई बार हमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट दिखते हैं, कई बार नहीं दिखते हैं, और इसलिए टीचर कोई जानवर जो अलाइव होते हैं पर उनकी ब्रीदिंग रेट का मूवमेंट हमें नहीं दिख रहा होता है, वो फिर भी जिंदा होता है, क्योंकि उनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो बच्चे हो रहे होते हैं, ठीक है। Why are molecular movement needed for life? We have seen earlier classes that living organisms are well organized structured. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। दे कैन हैव टिश्यूज हैव सेल्स हैव सिमिलर कॉम्पोनेंट्स इन देम
एंड सो ऑन. तो दे हैव टिश्यूज हैव सेल, यानी कि देखो उनके पास टिश्यूज हैं, टिश्यूज के अंदर क्या है, सेल है. सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट. सेल के पास स्मॉलर कंपोनेंट कैसे हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, आपका न्यूक्लियस के भी अंदर बेटा क्रोमैटिन, और वो जो क्रोमोसोम क्रोमैटिन वाला जो आपका पार्ट होता है डीएनए वाला वो हो गया. और उसके बाद फिर देखो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसम्स हो गए, लाइजोसम्स हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, एंडो रेटिकुलम जो भी है वो आपका, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी हो गया. तो सेल के अंदर भी कॉम्पोनेंट्स हैं. तो ऑर्डर नेचर ऑफ लिविंग थिंग्स इज लाइक वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम. इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव. सो लिविंग क्रीचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. तो इसलिए ऑर्डर को ब्रेक डाउन नहीं होने देना, क्योंकि अगर ऑर्डर ब्रेक डाउन करेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म रह नहीं पाएगा. इसलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमारी अपनी बॉडी को रिपेयर करते रहना पड़ता है और अपनी बॉडी को मेंटेन करते रहना पड़ता है, अपने स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करते रहना पड़ता है. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all time. तो क्योंकि ये सारे ही जो ऑर्गन्स हैं, ये सारे ही जो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, ये मॉलिक्यूल से बने हैं, इसलिए बेटा मॉलिक्यूल्स का मूव करना हर समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है. सो व्हाट आर मेंटेनेंस प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेंटेनेंस प्रोसेस होती क्या है, दिस इज अ बिग क्वेश्चन मार्क. देखो मैंने क्या बताया, मेंटेनेंस प्रोसेस अगर आप वो क्यों कर रहे हो मेंटेनेंस प्रोसेस, आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको जो है जिंदा रहना है ना. अगर आप अपने मॉलिक्यूल मूवमेंट्स के मेंटेनेंस नहीं करोगे, अगर आप ये नहीं देखोगे कि यार ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट जो है मेरे को इसके स्ट्रक्चर को रिपेयर करना है, अगर आप नहीं करोगे तो क्या होगा, आप नहीं जी पाओगे. इसका मतलब मेंटेनेंस प्रोसेस आपकी डायरेक्ट लाइफ से जुड़ी है, इसलिए बच्चे इनको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं. तो अब इसकी डेफिनेशन देख लो, स्ट्रक्चर इसको हम लोग ऐसे तो लिख के आओगे नहीं, एग्जाम में ढंग से लिख के आओगे. सो द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मेंटेनेंस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना मेंटेन करता है अपने आप को, अपने मॉलिक्यूलर मूवमेंट चेक देखता है कि यार ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर. अब ये मेंटेनेंस फंक्शन तब भी चलने चाहिए जब वो कुछ चीज़ नहीं कर रहा है. जैसे अगर कोई इंसान सोया है, हम उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि वो इंसान मर गया है, वो इंसान जिंदा ही है क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रहा है. तो जैसे ये प्रोसेस तब भी होनी चाहिए जब हम सोए हैं या फिर हम कोई काम नहीं कर रहे हैं. Even when we are just sitting in the class, even if we are just asleep, these maintenance job has to go on. This process which together perform maintenance job are life processes. तो अब ये प्रोसेस जो एक साथ जो है मेंटेनेंस जॉब परफॉर्म करती हैं, इन प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं. तो डेफिनेशन क्लियर हो गई. द मेंटेनेंस प्रोसेस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, the maintenance process of a living organism must go on even when they are not doing anything particular. Even when we are just sitting in the class, even we are just asleep, these maintenance process has to go on. The processes that together perform this maintenance job are known as life processes. Simple and very easy definition. अब यहाँ पे आओ, ठीक है. Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them. अब क्योंकि ये प्रोसेस हम क्यों कर रहे हैं, रिपेयर करने के लिए. इसका मतलब इनको कोई चीज़ बनानी भी होती होगी, कोई चीज़ जो है तोड़नी भी होती होगी. तो इन सभी कामों के लिए क्या लगती है, आपकी प्यारी एनर्जी लगती है. तो दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म. अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, इंडिविजुअल के बाहर से, मतलब उसके जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ से उसको ये एनर्जी मिलेगी. कैसे मिलेगी, देखो, विच वी कॉल सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस टू ट्रांसफर अ सोर्स ऑफ एनर्जी. अब ये सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, देखो ये एनसीईआरटी घुमा फिरा के दे दिया. सोर्स ऑफ एनर्जी इज फूड फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी कॉल फूड टू इनसाइड. अ प्रोसेस इज कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन. अब कॉमनली कॉल्ड इज न्यूट्रिशन. ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं. जब हम बाहर से फूड को अपने शरीर में लेते हैं और ये फूड हमारे शरीर में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए चाहिए होता है. ठीक है. सो इफ बॉडी साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो भी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड. सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल. आपने देखा होगा हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें बच्चे, वो सब लगभग कार्बन से बनी है. अगर आप कुर्सी मेज में बैठ के पढ़ रहे हो, अगर आप तो आप देखोगे कि आपकी जो कुर्सी है और जो आपका मेज है वो दोनों ही किससे बने हैं, वो दोनों ही आपके लकड़ी से बने हैं ना. और लकड़ी के अंदर क्या होता है बेटा, लकड़ी के अंदर क्या होता है, कार्बन. तो कार्बन जो है हर जगह है. ठीक है. कार्बन से हम लोग नहीं बच सकते. कोल के अंदर क्या होता है, कार्बन.
ज़्यादातर चीज़ें आप देखोगे कार्बन, आप देखो आयरन, आप कहते हो मैम आयरन तो मेटल है, आयरन के अंदर भी जो है कार्बन को मिलाया जाता है 0.05%। क्यों? क्योंकि ताकि वो स्ट्रॉन्ग हार्ड बन सके, एलॉय होता है वो। आयरन प्योर हम कभी इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि आयरन प्योर जो है बहुत जल्दी जो है टूट जाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, इसलिए बच्चे हम लोग एलॉय का इस्तेमाल करते हैं। और हम जब उसमें 0.05% कार्बन मिला देते हैं तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है, तो हर जगह आपका कार्बन है ही, तो इस तरीके से ऑर्गेनिज्म देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। ठीक है, न्यूट्रिशनल प्रोसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ होती है। The outside sources of energy could be quite varied. Since environment is not under the control of individual organism, the sources of energy therefore needed to be broken down or built up in the body and must be finally converted into uniform source of energy that can be used for various molecular movements needed for maintaining life living structure. तो देखो आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होते हैं वो आपके बहुत सारे अलग अलग होते हैं, इसलिए जैसे इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि देखो इन्वायरमेंट इंडिविजुअल कंट्रोल में नहीं है। अगर इन्वायरमेंट हमारे कंट्रोल में होता तो हमने तो सब अपनी मतलब की चीज़ें बना ली होती। तो दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है सोर्स ऑफ एनर्जी बच्चे इनको ब्रोकन डाउन मतलब इनको तोड़ना पड़ता है। अब आप अगर चपाती खाते हो, चपाती ही थोड़ा ना आपके ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है कि यार हाँ मैं आपको ताकत प्रोवाइड करूँगी, हाँ मैं चपाती हूँ, मैं आपके ना सारे सिस्टम रिपेयर कर दूँगी, सब चीज़ सही कर दूँगी। नहीं, चपाती इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग। चपाती के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको कर रहे हैं, इसलिए चपाती को हमें और ज़्यादा ब्रेक डाउन करना पड़ेगा और उनको यूनिफॉर्म सोर्सेज ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसको हम लोग अपनी लिविंग स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एज वेल एज टू अ काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट बॉडी नीड्स टू ग्रो। ठीक है, तो द बॉडी नीड्स टू ग्रो फॉर दिस द सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन बॉडीज आर नेसेसरी। तो इसकी वजह से बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में होते रहते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शन द सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन जो होते हैं बच्चे वो सबसे ज़्यादा कॉमन मीन्स होते हैं आपके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के, मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के। फॉर दिस मैनी इंडिविजुअल यूज मैनी ऑर्गेनिज्म यूज सोर्स बेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, सो मैनी इंडिविजुअल यूज सोर्स बेस्ड आउटसाइड द बॉडी and then what is written, see, तो source from outside the body, the process of acquiring oxygen from outside the body and then use it to break down then use it for breakdown of food resources for cellular need is what we call respiration. डियर स्टूडेंट, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स जो होते रिएक्शंस होते रहते हैं जो कि हमारे इन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं और फिर ये मॉलिक्यूल हम अपनी बॉडी में एक्वायर कर सकते हैं। तो फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड देन टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड रिसोर्सेज फॉर सेलुलर नीड इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन। देखो इन्होंने डेफिनेशन भी दे दी है आपको। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, इन केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, नो स्पेसिफिक ऑर्गन इज टेकिंग फूड। ठीक है, अब आपको पता है अब आपको पता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या है। जैसे मैंने कहा अमीबा, अमीबा क्या है आपका सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। अब ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कोई स्पेसिफिक आपका वो नहीं है कि भैया मैं एक ऐसा पार्ट हूँ जो आपका फूड लूँगा, मैं एक ऐसा पार्ट हूँ जो आपका फूड तोड़ूंगा, मैं आपका सेस एक्सक्रीट करूँगा। इनमें इनके पास स्पेशल ऑर्गन्स नहीं है। फॉर इन फूड एक्सचेंज ऑफ गैसेज रिमूवल ऑफ वेस्ट may be needed because in the entire surface of organism is contact with the environment। क्योंकि बच्चा जो पूरा इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का सरफेस है वो पूरा सरफेस जो है एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। ठीक है, एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा है कि बट व्हाट हैपेंस व्हेन बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिज़ाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्या होगा अगर बॉडी डिज़ाइन जो है ऑर्गेनिज्म का बच्चे वो जो आपका बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म का वो बढ़ते जाए और बॉडी डिज़ाइन जो है और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बढ़ जाए, तो बेटा इसमें आपका जो है फिर क्या होगा, आप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो सराउंडिंग है, तो आप खाली डिफ्यूजन की प्रोसेस से तो अपना रिक्वायरमेंट नहीं ले सकते हो, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आती है बेटा। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जब आप सराउंडिंग में होता है। आप जैसे मैंने कहा कि आपने क्लास 9 में एक चैप्टर पढ़ा होगा सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें बेटा आपने अलग अलग टाइप का पढ़ा था, उसमें आपको डिफ्यूजन का बताया था, अच्छा सा आपको एग्जांपल दिया था कि अगर सेल को हम पानी में डालें और पानी में जो है आपकी जो है नमक की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है पर सेल के अंदर कम है, तो इसलिए फिर क्या होगा, सेल से जो पानी हो बाहर चल जाएगा। ये डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ी थी ना बेटा। डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जो है चीज़ें मूव करती हैं।
है ना। तो बेटा वही चीज़ें यहाँ पे भी है, आप सेल से निकाल तो लोगे चीज़ें डिफ्यूजन की प्रोसेस से, क्योंकि वो सिंगल सेल है। पर अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बॉडी का डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स है, बॉडी का डिज़ाइन में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो क्या आप डिफ्यूजन की प्रोसेस से आराम से कर सकते हो अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी? नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको जो है डिफरेंट ऑर्गन चाहिए होंगे, क्योंकि आप इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं हो ना। इनसाइड आपके कितने सारे ऑर्गन्स हैं जो आपके इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, तो वो अपना काम कैसे करेंगे? उनको स्पेशल ऑर्गन्स चाहिए। ठीक है बेटा, ये पैराग्राफ समझ में आ गया ना सबको? अब देखो, we have previously seen how in multicellular organism various body parts are specialized in functions. Body parts are specialized in function they perform. They were similar with the idea of these specialized tissue and with their organization of the body of the organism. It is therefore not surprising that uptake of food and of oxygen will also be function for specialized tissue. However, this poses a problem. Since food and oxygen are not taken taken up at one place in the body of organism, while all parts of body need them. क्योंकि अब आपका बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स है, तो आप क्या कर रहे हो? आप एक ही ऑर्गन से ऑक्सीजन अपटेक कर रहे हो, लेकिन ऑक्सीजन चाहिए तो सारे बॉडी पार्ट्स को, तो इसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की भी आवश्यकता होगी। देखो, तो यहाँ पे क्या है? यस, तो this situation creates a need for transportation system for carrying food and oxygen from one place to another place of the body. Then next देखो, when chemical reactions use the carbon source for and oxygen for energy generation, they create byproducts which are not only useless products are therefore are not only useless for the cells of the body, but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed out from the body and discarded outside by the process called एक्सक्रीशन। तो डिजेस्टर, अब जब आप ये केमिकल रिएक्शन आपके अंदर होते हैं, सेल्स में होते हैं, यहाँ पे करने से बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। देखो, एक तो होता है मेन प्रोडक्ट्स जो हमारी बॉडी को नीड होती है, दूसरा होता है बाय प्रोडक्ट्स जिनकी हमें नीड नहीं होती लेकिन ये बन गए। तो अभी अभी क्या होता है, बाय प्रोडक्ट तो बनते हैं, लेकिन कभी कभार ये इतने हार्मफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए कि इनको रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए बच्चे, इसके लिए हमें एक्सक्रीशन सिस्टम की भी आवश्यकता होती है। अगेन, इफ द बेसिक रूल ऑफ द बॉडी डिजाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज आर फॉलोड, अ स्पेशलाइज्ड tissue for excretion will be developed, which means that transportation system will need to transport waste away from the cell to this excretory organ. Now let us consider these various processes so essential. To maintain life one by one. पहला क्वेश्चन देखो बेटा, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। सबसे पहला पॉइंट आपने लिखा दैट इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट, सो द डिफ्यूजन प्रोसेस कुड टेक प्लेस इजिली। अब दूसरे पॉइंट में आप लिखोगे इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द बॉडी डिजाइन बिकम कॉम्प्लेक्स, देयर आर मोर नंबर ऑफ ऑर्गन्स, it is not possible that each of the organ is in direct contact with the environment, so diffusion will not help us in this case. So we need specific organs for doing our various activity for meeting oxygen environment, बिकॉज फ्रॉम वन पार्ट ओनली ऑक्सीजन इज टेकन। ठीक है, ऐसा दो दो पॉइंट करके आंसर लिखोगे। 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है। आंसर को तोड़ तोड़ के लिखना बेटा आपका काम है। वट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? So what criteria do we use? We use generally that there are movements. If there are some sort of movements, growth related or not, we say that this means that this organism is alive. उसके बाद दूसरे पॉइंट में लिख दो, however these are not only the things that are needed for that are used as characteristics of life. Molecular movement is another aspect which is very essential for life. See, every life, whether it is virus or human beings, have molecular movement inside them. That means that molecular movements are constantly going inside them, which are helping them to stay alive. इस तरह से आंसर लिख दो। उसके फिर नेक्स्ट क्या है, what are outside raw materials used by the organism? So outside raw material used by the organism are the food, like food and also the oxygen and other type of gases which are what very essential for organism. What process do you consider essential for maintaining life? So life processes which are nutrition, respiration, excretion and transportation, these are some of the life processes which are very essential for maintaining a life. ठीक है, अब बेटा सबसे पहले आ जाओ न्यूट्रिशन में।
So when we walk or ride a bicycle, we are using up energy. Even when we are not doing anything in any apparent activity, energy is needed to maintain a state of order in our body. We also need minerals from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances that are needed by the body. The source of energy and material is the food we eat. तो इसमें आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया कि भैया फूड हमें क्यों चाहिए होता है. अब हाउ डू लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड. अब कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को लेते हैं. द जनरल requirement of for energy and material is common in all organisms, but it is fulfilled in different ways. Some organisms use simple food materials obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. These organisms are called autotrophs. तो कुछ organisms होते हैं जो कि simple food को obtain करते हैं in form of organic sources, that is carbon and water. तो ऐसे organism को हम लोग क्या कहते हैं, autotrophs. autotrophs कौन होते हैं, जनरली प्लांट्स वगैरह. ये क्या करते हैं, CO2 वाटर और सनलाइट की मदद से अपना क्या बनाता है, खाना बनाता है. जैसे अगर मैं रिएक्शन लिखूँ तो रिएक्शन क्या थी, रिएक्शन थी CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. तो यहाँ पे मैंने सन लिखा है खाली और यहाँ पे मैंने क्लोरो लिखा है खाली. तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, C6H12O6 जो कि आपका होता है ग्लूकोज, प्लस ये रिलीज करते हैं कार्बन प्लस ये रिलीज करते हैं बेटा ऑक्सीजन, और प्लस ये एक वाटर भी जो है रिलीज करते हैं. ठीक है, और इसको आप जो है ढंग से बैलेंस कर लेना. ठीक है, ये जो है अभी बैलेंस नहीं है. ठीक है, तो ये यहाँ पे 6. उसके बाद देखो इसके जो है आपके इरेजर, सॉरी मैंने इधर जी लिख दिया, इट इज़ O. ओके, ये O है. और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12 लिख दो यहाँ. ठीक है, मैं 12 लिखा है, वो दिख नहीं रहा है ढंग से डिविजन, लेकिन 12 है. ठीक है, 6 CO2 प्लस 12 H2O विल गिव C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 लगा दो. और यहाँ पे देखो वाटर कितने हो जाएंगे बेटा, वाटर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 12 × 2 24. तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे भी 12. तो यहाँ ऑलरेडी यहीं, और यहाँ पे 2 दिए है. तो अभी कितने और चाहिए आपको बताओ बेटा, यहाँ 6 लगाओगे. ठीक है, तो इस तरह से रिएक्शन वाले मैनेज करते हो. C6CO2 प्लस 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट विल गिव अस C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6 H2O. तो ये क्या थी, आपकी रिएक्शन थी जो प्लांट्स फॉलो करते हैं. ठीक है, अब देखो include green plants and some bacteria. Other organisms utilize complex substances. These complex substances are to be broken down into simpler ones before they can be used for upkeep and growth of body. To achieve this, organism use biocatalysts called enzymes. तो ये सब अचीव करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं, बायोकैटलिस्ट, जो कि होता है एंजाइम्स. ठीक है, एंजाइम्स बहुत ध्यान से बेटा सुन लो, एंजाइम्स. Thus heterotroph survival depends directly or indirectly on autotrophs. Heterotrophic organism include animals and fungi. और कौन से टाइप का न्यूट्रिशन होता है, एनिमल्स बेटा जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सब हो गए, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं. और फंगाई आपका कैसा करता है, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. ठीक है, तो वो सब अभी मैं आपको पढ़ाऊँगी. और जो आपके ये है, ये प्लांट्स वगैरह, ये कौन सा टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं, ये भी हम लोग पढ़ेंगे. तो डोंट वरी डियर स्टूडेंट, वी विल स्टडी अबाउट दिस थिंग. ना सबसे पहले मैं आती हूँ आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में. कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस. इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम आउटसाइड एंड कन्वर्ट इट इनटू अ stored form of energy. This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. Carbohydrate is utilized in providing the energy to the plant. We will study how it does take place in the next section. Carbohydrates which are not immediately used in the form are stored in the form of starch. Plant में starch की तरह store किए जाते हैं, which serves as internal energy reserve to be used as and when required by the plant. A somewhat similar situation is seen in us, where the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. ठीक है बेटा, ग्लाइकोजन.
तो अब यहाँ पे रिएक्शन आपको दिया है, देख लो यहाँ पे सिंपल सी रिएक्शन है, इसके कुछ स्टेप है, इनको याद करके जाना है, इनसे तो बिल्कुल क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो let us know some let us now see what actually happens during the process of photosynthesis. The following events occur during this process. सबसे पहला क्या है, absorption of light energy by the chlorophyll ने light energy का absorption किया। दूसरा, conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and ऑक्सीजन। तो सबसे पहले आप लाइट एनर्जी को क्या करेगा, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि वाटर भी दिया आपने, उसको जो है स्प्लिट करेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और रिडक्शन क्या हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट्स में, ठीक है। रिडक्शन मतलब आप ऑक्सीजन हटा रहे हो, ठीक है। So these steps need not to take place one after another immediately. For example, desert plant में take oxygen। अब देखो बेटा, डेजर्ट प्लांट का केस थोड़ा अलग होता है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट आपको पता है ना, डेजर्ट एरिया में वहाँ पे इतनी गर्मी होती है, तो वो दिन में फोटोसिंथेसिस नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर दिन में अपने सोमेटल पोर्स खोलेंगे तो सारा जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो उनको लॉस ऑफ वाटर बचाना होता है। इसी वजह से वो क्या कहते हैं, रात में जो है क्या करते हैं, अपना क्लोरोफिल से अपना जो है कहीं ना कहीं दिन में वो जो है लाइट एनर्जी जो है रात में वो क्या करते हैं, अपना बच्चे वो आपका एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड रात में लेते हैं, और रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद इंटरमीडिएट बनाने के बाद दिन में जब धूप आती है, तो दिन में धूप आते ही वो क्या करते हैं, फट से जो है अपना जो है खाना वाना बना देते हैं, ठीक है। तो दिन में वो नहीं खोलते हैं बेटा, ये याद रखो, दिन में वो अपने स्टोमेटल पोर या ऐसा कुछ चीज़ नहीं खोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेने के लिए। वो ये सब कब खोलते हैं, ये खोलते हैं वो रात में, क्योंकि रात में ठंड हो रही होती है, रात में उनका लॉस ऑफ वाटर बच सकता है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट में टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एज नाइट एंड प्रिपेयर इंटरमीडिएट पता होता है मैलिक एसिड है इंटरमीडिएट, ठीक है। मैलिक एसिड इंटरमीडिएट है, तो और ये विच इज एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। नाउ लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप शोन इन फिगर 6.1। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ बेटा आपको दे रखा है, यहाँ पे देख लो, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ, वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेटा। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अगर आप देखोगे 6.1 में, यू विल नोटिस दैट सम सेल कंटेन ग्रीन डॉट्स। आप देखोगे बेटा कुछ सेल्स जो है ग्रीन डॉट्स कंटेन करते हैं। व्हाट आर दीज ग्रीन डॉट्स? तो दीज ग्रीन डॉट्स आर द सेल ऑर्गेनेल्स। दीज ग्रीन डॉट्स आर द सेल ऑर्गेनलीज। ये क्या है ग्रीन डॉट, ये सेल ऑर्गेनलीज हैं। अब क्या है ये, दीज आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। मैंने बताया था ना प्लास्टिड क्लास 9th का सेल चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में आपको बेटा पढ़ाया गया था कि प्लास्टिड्स एक प्रकार के आपकी चीज़ें होती हैं, कंपोनेंट होती हैं, जो आपके केवल और केवल प्लांट सेल्स में पाई जाती हैं। मैंने इसमें आपको टाइप्स ऑफ प्लास्टिड पढ़ाए थे। मैंने इसमें क्या पढ़ाया था, आपको क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था मैंने, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया था। फिर क्या पढ़ाया था मैंने आपको बताया था ल्यूकोप्लास्ट के बारे में, और एक एक और आपका टाइप का प्लास्ट था, मैं उसका नाम जरा सा भूल ली हूँ, पर वो जो है आपका कलर के लिए क्रोमोप्लास्ट था, पता नहीं कुछ इस तरह का था, वो जो है कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल था, पेटल्स में जो कलर वगैरह आता है उसके लिए। और मैंने क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन बताया था, क्लोरोप्लास्ट आपका ग्रीन लीव्स में ग्रीन कलर देने के लिए होता है, और ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होता है, लिपिड्स फैट्स वगैरह जो चीज़ें हैं उनको स्टोर करना। ये सारी चीज़ें क्लास 9th की हैं, ठीक है। प्लास्टिड्स पढ़ाए गए थे ना क्लास 9 में। क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। नाउ लेट अस डू एन एक्टिविटी टू डेमोंस्ट्रेट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो देखो सबसे पहले आपको जो है पॉटेड प्लांट्स देना है विथ वेरीगेटेड लीव्स। वेरीगेटेड लीव्स का मतलब क्या होता है, वेरीगेटेड जो आपकी है वेरीगेटेड लीव्स, इनका मतलब क्या होता है, यानी कि जो लीव्स आपने देखी नहीं होंगी वैसी होती है, मतलब किसमें कहीं पे येलो पार्ट है, कहीं पे ग्रीन पार्ट है, तो ये लीव्स आपको लेनी है। फॉर एग्जांपल मनी प्लांट, या फिर आप क्रोटन्स भी ले सकते हो, क्रूटन्स। कीप द प्लांट इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। अब जब आप इस प्लांट को डार्क रूम में रखोगे 3 दिन के लिए, तो क्या होगा, इस प्लांट का सारा जो स्टार्च है वो चले जाएगा, डी स्टार्चिंग करो बेसिकली आप इसको, आप इससे सारा स्टार्च को उड़ा रहे हो। नाउ कीप द प्लांट इन द सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अब इसको अगर आप सनलाइट में रखोगे प्लांट को फिर से 6 घंटे के लिए, तो 6 घंटे में इतनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं पाएगी, थोड़ी बहुत होगी, और वो उसका स्टार्च बनकर लीफ में स्टोर हो गया होगा, ठीक है। नाउ प्लग द लीफ फ्रॉम द प्लांट, टेक द ग्रीन
ग्रीन एरियाज इन इट। अब आपको क्या करना है, उसमें से जो ग्रीन एरिया है उनको ट्रेस कर लेना है, मार्क करना है और इन द शीट ऑफ पेपर। नाउ अब आपको क्या करना है, लीफ को जो है बॉइलिंग वाटर में बेटा थोड़ी देर के लिए जो है डुबाना है। बॉइलिंग वाटर में डुबाओगे तो इससे क्या होगा, लीफ सॉफ्ट बनेगी। आफ्टर दिस इमर्स द बीकर कंटेनिंग आफ्टर इट इमर्स इन अ बीकर कंटेनिंग एल्कोहल। एल्कोहल में बेटा क्यों डालते हो, ताकि इसका सारा कलर जो है चल जाए, फॉर डी कलराइजिंग, ठीक है। नाउ कलरफुल केयरफुली प्लेस द एबव बीकर इन द वाटर बाथ एंड हीट टिल द एल्कोहल बिगन्स टू बॉयल। तो अब आपको इसको क्या करना है, वाटर बाथ में ले जाना है और हीट करना है तब तक कि एल्कोहल आपका उड़ नहीं जाता है। व्हाट हैपेंस टू कलर ऑफ द लीफ, कलर चले जाता है। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, कलर ऑफ द सॉल्यूशन बेटा मैंने बताया ना, कलर वो सॉल्यूशन आपका जो लीफ है वो पूरा जो है वाइट कलर की हो जाएगी, ठीक है, और उसमें पूरा कलर जो है उड़ जाएगा, ठीक है। नॉट डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर फ्यू टाइम। अब आयोडीन में रखो तो क्या होगा, आयोडीन से आपको पता चलेगा स्टार्च कहाँ बना है। तो आप ये नोटिस करोगे स्टार्च सिर्फ उन्हीं एरिया में बना होगा बच्चे जहाँ पे आपका ग्रीन कलर का क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। तो आप उन्हीं जगह में ब्लैक या ब्लू कलर जो है ऑब्जर्व करोगे। सो व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस पार्ट्स ऑफ लीफ, we can conclude about that only the parts where the green color chloroplast was present, chlorophyll was present, only those areas जो है starch is basically starch is there, and rest of the area starch is not present. So starch is present only in those area where the chlorophyll was present, where the green color of leaf was there. Let us see how plant obtain carbon dioxide. तो अब हम देखते हैं बेटा कैसे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। इन क्लास 9th वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा। हमने जो है स्टोमेटा के बारे में बात की थी क्लास 9th में। स्टोमेटा के बारे में मैंने क्या बताया था कि बेटा स्टोमेटा के पास गार्ड सेल्स होते हैं जो कि हमें वाटर गैस वगैरह का जो भी एक्सचेंज कराना होता है उसमें मदद करते हैं, ठीक है। तो अब देखो स्टोमेटा के बारे में आपको जानकारी है क्या होता है। स्टोमेटा द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीफ, ठीक है। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स for purpose of photosynthesis, but it is important to note here that exchange of gases occurs through the surface of stem, roots and leaves. The exchange of gases कैसे होता है, through across the surface of stems, roots and leaves as well. Since large amount of water can also be lost during through these stomata, the plant closes these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis. So the opening and closing pore is the function of guard cell. Opening or closing the pore is the function of guard cell, यानी कि stomatal pore को open करना close करना is the function of guard cell. Stomata का क्या function है बेटा, exchange of gases across the surface of stem, roots and leaves, ठीक है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखो, so the guard cell swells up when water flows into them causing stomatal pore to open. तो जब guard cell के अंदर बेटा वाटर घुस जाता है तो guard cells open, glass cell cause stomatal pore to open. Similarly when pore closes the guard shell shrink. जब pore close होता है तो इसका मतलब guard shell shrink कर गया, उनसे पानी निकल गया है, ठीक है। I hope you understood this also. Now next is activity 5.2. Take 2 healthy potted plants which are nearly of the same size. Keep them in a dark room for 3 days. Again हमने डी स्टार्चिंग कर दी। Now place each plant on the separate glass plates. Place a watch glass containing potassium hydroxide on one side of the plant. तो अब आपको 2 वॉच ग्लास में डालना है, आप उसको बाहर रख दोगे तो देखो सनलाइट तो आपके सब में आएगी, पर कार्बन डाइऑक्साइड मैंने कहा ना कोई भी खाली कंटेनर नहीं होता, उसके अंदर हवा होती है, तो हवा इनके अंदर भी है। पर जहाँ पे हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेटा इसकी एक प्रॉपर्टी है कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए बेटा जिस वाले कंटेनर में आपने ये रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ पे प्लांट को जो है कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही नहीं पाएगा, और जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा तो प्लांट आपका जो स्टार्च है वो बना ही नहीं पाएगा, अपना फूड बना ही नहीं पाएगा। तो इसलिए बेटा आपको उस वाले प्लांट में जब डी स्टार्चिंग आप कर लोगे तो उस वाले प्लांट में जब आप उसकी पत्ती तोड़ के आयोडीन डालोगे तो आपको कोई भी ब्लू ब्लैक कलर जो है नहीं मिलेगा। क्लियर बेटा।
तो ये इस एक्टिविटी का सार था। इसमें आपको केवल ये बताया गया कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो बेस्ड ऑन 2 एक्टिविटीज परफॉर्म्ड अबव वी कैन डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द लाइट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. Water used in photosynthesis is taken in the form of soil by the roots in the terrestrial plant. The water in the photosynthesis is taken up by the soil, taken up from the soil by the roots in terrestrial plant. तो वाटर जो है बेटा फोटोसिंथेसिस में कहाँ से लिया जाता है? सॉइल से, बाय द रूट्स, ठीक है, रूट्स द्वारा सॉइल से वाटर लिया जाता है। कहाँ पे? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में, यानी कि जो प्लांट जमीनी एरिया में होते हैं। अदर मटेरियल्स लाइक जो आपके नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आयरन है, मैग्नीशियम है, आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल. Nitrogen is an essential element which is used in the synthesis of proteins and other compounds. प्रोटीन और अदर compounds से synthesis के लिए what we need नाइट्रोजन. लेकिन नाइट्रोजन को बेटा हम डायरेक्ट फॉर्म में जो है एब्जॉर्ब नहीं करते हैं. नाइट्रोजन इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स. देखो बेटा मैंने आपको क्लास 9 में अच्छी तरह से बताया था बेटा नाइट्रेट्स और नाइट्राइड्स में क्या डिफरेंस होता है. नाइट्रेट क्या होता है? नाइट्रेट होता है बेटा आपका, नाइट्रेट होता है NO3 और इसकी वैलेंसी होती है -1, ठीक है, इसकी वैलेंसी होती है 1-, ठीक है. लेकिन आपका जो नाइट्राइड होता है वो क्या होता है बेटा? वो ये होता है. नाइट्राइड बेटा क्या होता है? N होता है, इसकी वैलेंसी होती है 3 इसकी वैलेंसी होती है. तो बेटा ये समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है. और जिन बच्चों ने क्लास 9th में वो टेबल पढ़ी होगी ना पॉली एटॉमिक आयंस वाली, उन बच्चों को ये चीज़ बिल्कुल याद होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी होगी उनको नहीं होगी. क्योंकि देखो नाइट्राइड की वैलेंसी आपको -1 दी थी आपकी बुक में, और नाइट्राइड आपका N था, वो भी 3 की वैलेंसी के साथ. समझ में आ गया बेटा? नाइट्रेट और नाइट्राइड, सोडियम नाइट्रेट तो क्या है? नाइट्रेट ये है. इसमें कंफ्यूज होते हो आप, इसलिए मैंने आपको बता दिया. तो नाइट्रोजन इस फॉर्म में लिया जाता है और इट इज टेकन अप बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्म में लिया जाता है. तो अब नेक्स्ट आता है हमारा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Each organism is adapted to its environment. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as deer would allow for the differences in how the food is accessed and what is the nutrition apparatus used by cow and lion. There is a range of strategies by which the food is taken in and used by organisms. Some organisms break down food outside the body and then absorb it. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहते हैं? जो बाहरी फूड को तोड़ देते हैं बाद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बेटा हम लोग ऐसे होता है ज़्यादातर आपके फंगाई ये सब वगैरह, ये इनका जो है टाइप का न्यूट्रिशन होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. क्या कहते हैं? सेप्रोफिटिक, ठीक है, सेप्रोट्रॉफिक नहीं, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. मैंने बोला था सेप्रोफिटिक. स्पेलिंग क्या होगी सेप्रोफिटिक की? सेप्रोफिटिक, ठीक है, सेप्रोफिटिक. तो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और फिर क्या दिया है? देन कुछ ऑर्गेनिजम्स आपके ऐसे होते हैं अदर टेक द होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी. वो पूरा मटेरियल अपने अंदर डाल लेते हैं और फिर बाद में अपनी बॉडी में उसे ब्रेक डाउन करते हैं. कौन होता है ऐसे? ह्यूमंस वगैरह लोग, ठीक है. तो ह्यूमंस हो गए बेटा, और भी बहुत सारे हो गए. तो हम सब क्या होते हैं? हम इस तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है. So what can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. क्या हम लोग जो है ले सकते हैं और क्या टूट सकते हैं डिपेंड ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग. सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल विदाउट किलिंग देम. इस तरह के न्यूट्रिशन को बेटा हम लोग कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन. कौन सा न्यूट्रिशन? पैरासिटिक न्यूट्रिशन बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरासिटिक. और जो ह्यूमंस वाला है ना इसको होलोजोइक कहते हैं. होलोजोइक, ठीक है, होलोजोइक, ठीक है. होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है बेटा ये. और ये है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, ठीक है. और आपका मैंने होलोजोइक आपको बता ही दिया, ठीक है. तो सेप्रोफिटिक मैंने बता ही दिया. तो ये 3 टाइप के न्यूट्रिशन बेटा आपको पूरे याद करके जाना है.
ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएंगे, पैरासिटिक में बेटा लीस हो गए जो आपके सिर में जुए वगैरह होता है, टेप वॉर्म्स हो गए जो आपके पेट में अपना जो है घर बना के बैठते रहते हैं और वहाँ से आपके पेट से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं और आप जो है कमज़ोर होते रहते हो। इसी तरह लीस जो आपका खून चूसते रहते हैं, आपको मारते भी नहीं है। तो और आपने देखा होगा पैरासिटिक कुछ प्लांट्स भी होते हैं जैसे अमर बेल वगैरह, ये सब जो है वहीं पर रह जाते हैं, ठीक है, कसकटा जिसको आप लोग कहते हो। तो ये सब हमने देखा ना। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड, तो ये देखो बेटा ऑर्गेनिज्म अपने फूड को ऑब्टेन करते कहते हैं कैसे हैं, देखो सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड डिफरेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द इंटायर सर्फेस, बट इट कॉम्प्लेक्सिटी में अच्छा इस बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा की अगर मैं बात करूँ बेटा, अमीबा क्या है, अमीबा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ये देखो यहाँ पे दिया है। अब ये अमीबा के अंदर क्या है, ये देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये अमीबा है, इसका न्यूक्लियस हो गया। जैसे इसने देखा कि भैया फूड पार्टिकल इधर है, तो दूसरे स्टेप में इसने क्या करा, अपना यहाँ पे गोला जैसा बनाना स्टार्ट कर दिया। तो इसने यहाँ पे इस तरह से फूड को ऐसे करना स्टार्ट करा। फिर चौथे स्टेप में अमीबा ने क्या करा, अमीबा ने पूरा सर्कल ही बना दिया, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसने जो है पूरा सर्कल ही बना दिया अपना, और यहाँ पे फूड है, ठीक है, और ये इसका वो है न्यूक्लियस। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसने फूड अंदर ले लिया। अब कुछ केमिकल्स हुए, केमिकल्स ने उस फूड को तोड़ा, तो कुछ तो अच्छी यूजफुल चीज़ निकली, वो अमीबा ने एब्जॉर्ब कर ली, और जो गंदी चीज़ है उसको जो है बाहर निकाल दिया, एक्सक्रीट कर दिया उसको। वो एक्सक्रीट भी उसी तरह करता है, ठीक है, छोड़ने की प्रोसेस भी सेम है। तो स्यूडोपोडिया यानी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स से जो है फूड को जो है एब्जॉर्ब करता है, लेता है। सो अमीबा टेक्स फूड, अमीबा की स्पेलिंग तो बेटा हमेशा सब बच्चे गलत लिखते हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अमीबा, अमीबा की स्पेलिंग में क्या मतलब दिक्कत क्या है इसकी स्पेलिंग में, अगर नहीं हो रहा बोलना तो अमोबा बोल दिया करो, अमोबा बोल दिया करो। अमोबा से तुम्हें याद तो रहेगा, कम से कम ओ लिखना है। तुम अमीबा में ई पहले लिख देते हो, ओ बाद में लिखते हो, वो गलत हो जाता है बेटा, ठीक है। तो अमीबा की स्पेलिंग में अमोबा बोल दो तुम लोग। अमोबा में हमेशा बेटा आपका यहाँ पे ओ पहले आता है, फिर ई आता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये स्पेलिंग रटानी पड़ेगी तुम लोगों की, तुम गलत करते हो, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया है, अच्छा, inside the food vacuole complex substance are broken down into simpler one which when diffused into the cytoplasm, the remaining undigested material is moved to the surface of the cell and is thrown out in the paramecium. पैरामीशियम की स्पेलिंग तो बच्चे और गलत, पैरामीशियम क्या लिखते हो, पैरामीशियम की स्पेलिंग होती है बेटा पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम। कितनी इजी स्पेलिंग है, देखो सिंपल, नहीं बोला जा रहा, पैरामोशियम बोल लो, पैरामोशियम बोल लो, देखिए यहाँ पे ओ लगाना, फिर वही गलती करते हो। मैंने बोला ना पैरामोशियम, ठीक है, एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन पैरासियम है, पर अगर आपको नहीं बोला जा रहा है तो बेटा पैरामोशियम बोल लो, लेकिन स्पेलिंग सही लिख के आना, ठीक है, पैरामीशियम। तो देखो बेटा पैरामीशियम क्या करते हैं, which is also unicellular organism, the cell has definite shape and food is taken up at the specific form। तो पैरामीशियम कुछ इस तरह का होता है बेटा, देख लो, ठीक है। अब इसकी जो बॉडी होती है ना, इसके चारों ओर जो है इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं सीलिया। अब ये सीलिया जो है ना फूड को देखते हैं, इसको खिसका के ना एक स्पेसिफिक पॉट में ले आते हैं, यहाँ पे स्पॉट में ले आते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओरल ग्रूव। इस स्पॉट को हम लोग क्या कहते हैं, ओरल ग्रूव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ओरल ग्रूव कहते हैं। और ओरल ग्रूव जो है एक स्पेसिफिक पॉट है जहाँ से आपका फूड जो है अंदर लिया जाता है। जब फूड अंदर लेंगे तो यहाँ पे इसका सेल है, फूड अंदर लिया, लिखा गया हाँ ये यूज़फुल है, उसको रख लिया, और बाहर एक्सक्रीट करते समय बेटा ये जो है अगर फूड पार्टिकल यहाँ पे है, एनल, यहाँ पे इस पार्ट को हम लोग कहते हैं एनाल पोर। तो एनाल पोर की मदद से जो है आपका फूड यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये तो कहानी थी आपकी पैरामीशियम की, सिंपल बेटा, बहुत ईजी है, ठीक है। फूड स्पेसिफिक स्पॉट से एंटर करते हैं, स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। सीलिया की स्पेलिंग देख लो, सीलिया की स्पेलिंग भी बच्चे आप लोग गलत लिखते हो, सीलिया, ठीक है, सीलिया की स्पेलिंग। तो यहाँ पे देखो अब हम आते हैं हमारे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था, वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स।
So the alimentary canal, which is basically a long tube extending from the mouth to the uterus. For example, in 6.6 we can see that how that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. What happens to the food once it enters our body? तो अभी देखते हैं. We shall discuss the process here. तो अब देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे. एक्टिविटी 5.3. टेक 1 ml ऑफ स्टार्च सॉल्यूशन 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब ए और बी. ए और बी दो टेस्ट ट्यूब में बेटा आपको 1% स्टार्च सॉल्यूशन लेना है. 1 ml ऑफ सलाइवा 10 टेस्ट ट्यूब 1 एंड लीव बोथ द टेस्ट ट्यूब. आपको 1 ml सलाइवा टेस्ट ट्यूब 1 में डालना है. टेस्ट ट्यूब 1 में पहले आपने 1% स्टार्च डाला था, उसमें 1 ml आपने ये भी डाल दिया सलाइवा, और टेस्ट ट्यूब बी को आपने एज इट इज छोड़ दिया. जब आप टेस्ट करोगे बेटा इनको आयोडीन डाल के, तो आप देखोगे कि जिसमें आपने सलाइवा डाला था ना टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपका ब्लू एंड ब्लैक कलर नहीं आएगा, और जिसमें आपने सलाइवा नहीं डाला था उसमें आपको ब्लू एंड ब्लैक कलर आएगा. क्योंकि बेटा जो स्टार्च ये जो होता है आपका सलाइवा, ये स्टार्च को जो है बेटा सिंपल शुगर में तोड़ देता है, जिसकी वजह से इसका जो स्टार्च वाली प्रॉपर्टी जो भी होती है वो खत्म हो जाती है. ठीक है. सो व्हाट डज इट टेल्स अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च. सो ऑन व्हेन वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड which has to pass through the same digestive tract. Naturally the food has to be processed to generate particles which are smaller and of the same structure. This is achieved by crushing of food with our teeth. The lining of the canal is soft. The food is also wetted to make the passage smooth. When we eat something, we like our mouth waters. This is actually not only water, but a fluid called saliva. Secreted by salivary gland. Salivary gland बेटा डक्ट वाली ग्लैंड होती हैं. So the another aspect of food we ingest is the complexity or nature. So it is absorbed from the alimentary canal. It has to be broken down smaller molecules. This is done by the biological catalyst. Biological catalyst मतलब biological जो चीज़ों को जल्दी करवाते हैं. जैसे कैटलिस्ट कौन से होते हैं? कैटलिस्ट बेटा वो चीज़ें होती हैं जो कि हमारा रिएक्शन फास्ट करवाती हैं. और अगर मैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बोलूँगी, यानी कि जो बायोलॉजी में जो भी चीज़ें होती हैं उनको फास्ट कराने के लिए मदद करते हैं. जैसे बेटा जो आपका सलाइवा होता है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर कॉल्ड एंजाइम्स. तो जो आपका सलाइवा होता है बेटा वो कंटेन करता है एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज. अब आपका जो सलाइवा होता है वो कंटेन करता है आपका सलाइवरी अमाइलेज. अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? सो दैट इट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर. द फूड इज मिक्स थॉरली विथ सलाइवा and moved around the mouth while chewing the muscular tongue. muscular tongue से चबाते आप इसे नीचे जो है भेज रहे होते हो. It is necessary to move the food in the regulated manner across the digestive tract so that it can be processed properly in each part. So the lining of the canal has the muscles that contract rhythmically, जो कि rhythmically contract करती हैं. Rhythm सुना है ना? रिदम इधर रिदम, और इसमें क्या रिदमिकली, यानी कि रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करके हमारे फूड को जो है नीचे घुसा रही होती हैं. दो रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड. दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर अलोंग द गट. ये आपके बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है. इनको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. याद रखोगे नाम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या होते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आर द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स आर मूवमेंट्स वेयर देयर इज रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल लाइनिंग द एलिमेंट्री कैनाल विच हेल्प टू मूव फूड फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन इन अ रेगुलेटेड मैनर. इसकी डेफिनेशन बेटा याद करके जाना, डिफाइन में आ सकती है, पूछी भी जा सकती है. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या है बेटा? नेक्स्ट है फ्रॉम द माउथ. फूड इज टेकन टू अ स्टमक थ्रू फूड पाइप और ईसोफेगस. तो ईसोफेगस, 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 + 1 = 2 +
ईसोफेगस की मदद से बेटा, ईसोफेगस की मदद से आपका जो फूड होता है वो आपका जो है स्टमक में ले जाया जाता है। स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। जब फूड बेटा स्टमक में जाता है तो स्टमक क्या करता है, एक्सपेंड करता है, अपना को बढ़ाता है। सो द मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विथ मोर डाइजेस्टिव फूड। अब जो ये मस्कुलर वॉल्स होती है स्टमक की, कौन सी वॉल, मस्कुलर वॉल्स, एक मिनट, मस्कुलर वॉल्स जो होती है स्टमक की बेटा, मस्कुलर वॉल्स, ये जो है मदद करती हैं जूसेस को, डाइजेस्टिव जूसेस को फूड के साथ अच्छी तरह मिक्स करने में। तो डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। तो स्टमक के आसपास जो माहौल होता है, स्टमक का जो बाउंड्री होती है, स्टमक की जो लाइनिंग होती है, उसमें बेटा आपके डिफरेंट गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वॉल्स में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपने जूस सिक्रीट करती है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। द रिलीज ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl, अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड प्रोटीन एंड म्यूकस। तो ये तीन चीज़ें याद हो गई। सो द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स अ एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। पेप्सिन कहते हैं कि मैं तभी एक्टिवेट होऊंगा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है अपना एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगी। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। और उसके फिर जो आपका म्यूकस है, देखो आपको पता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिड ही, तो जो स्टमक की वॉल्स है उनको कोरोड कर सकती है, उनको जो जला सकती है। तो इसे इफेक्ट को कम करने के लिए आपके स्टमक में म्यूकस की भी प्रेजेंस होती है। तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक बाय एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है। सो वी हैव ऑफन हर्ड अबाउट एसिडिटी। तो हमने जो है ज़्यादातर बच्चे किसके बारे में सुना है, एसिडिटी के बारे में सुना है। कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबव। तो क्या ये जो है जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा है इसके रिलेट कर सकती है। हाँ बेटा, कभी कभार जो है बेटा हमारा जो फूड है उसमें हमारा जो स्टमक है वो एक्सेस एसिड जो है रिलीज़ करता है फूड को पचाने के, जब हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो इस वजह से बेटा हमें जो है एसिडिटी जो है हो जाती है। ठीक है। नाउ द एक्सेस ऑफ फूड इन द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल याद रखो बेटा, स्फिंक्टर मसल। आधे बच्चे इसकी स्पेलिंग भी जो है एग्जाम में गलत रख के आ देते हैं, सारे तो स्पेलिंग बेटा गलत ही लिख दे रहे हो। देखो स्फिंक्टर मसल, ठीक है, स्फिंक्टर मसल। और कौन सी स्फिंक्टर मसल होती है, जब वो ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन जा रहा होता है उसको हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, क्या कहते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल्स। ठीक है। तो अभी इसमें भी बेटा तो इस पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल क्या करती है, फूड को स्टमक के एंड से स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजती है। नाउ फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इन द कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। मतलब क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉइलिंग हो रहती है इसलिए इसको एक्सटेंसिव यानी कि बहुत मतलब ज़्यादा कॉइलिंग करके छोटी सी जगह में जो है फिट कर देते हैं। लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस प्लांट्स अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ फूड दे कंज्यूम। तो अगर मैं हर्बीवोरस प्लांट्स की बात करूँ, हर्बीवोरस प्लांट्स कौन से प्लांट्स थे, क्लास 5 की बात आ गई है। तो हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस पढ़ा था ना क्लास 5th 6th में। हर्बीवोरस प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच ईट ओनली प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स, ग्रीन चीज़ें ही खाते हैं। ऐसे लोगों का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बेटा वो बहुत ज़्यादा लेंथ में बड़ा होता है क्योंकि इनको सेल्यूलोज सेलुलोज जो है डाइजेस्ट करना पड़ता है। सेलुलोज एक प्रकार का आपका जो चीज़ है वो पाई जाती है घास वगैरह में, उसको डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है इसलिए इनको जो है बड़ी लेंथ के स्मॉल इंटेस्टाइन चाहिए होते हैं। ठीक है। सो सेलुलोज टू डाइजेस्टेड, तो सेलुलोज, हाँ अब देखो नेक्स्ट क्या दिया है, मीट इज ईजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनके पास सबसे छोटा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। तो दोस्तों जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक ऐसी साइट है जहाँ पे आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट का। सो इट रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रिया फॉर दिस पर्पज। अब इसके आते हैं दो दोस्त, कौन, एक तो आता है भैया आपके लीवर भाई साहब और पेनक्रिया बहन। ठीक है, पेनक्रिया जो है आपके आती है, पेनक्रियास हो गए और लीवर होते हैं।
तो यहाँ से जो है ये जो है अपने कुछ जो है मदद ये लेते हैं. So food coming from stomach is acidic and has to be alkaline for the pancreatic enzymes to act on it. तो इसलिए बेटा जो बाइल जूस होता है जो कि आपका लीवर में होता है, कहाँ स्टोर किया जाता है? गॉल ब्लैडर में. बाइल जूस वो इस एक्शन को अकम्प्लिश करता है. ठीक है. दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन द फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स. ग्लोब्यूल्स की स्पेलिंग देख लो बेटा, ग्लोब्यूल्स भी गलत लिख के आते हो. ग्लोब्यूल्स इन द लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर द एंजाइम्स टू एक्ट ऑन देम. एंजाइम्स की भी सही लिखना, एंजाइम्स, ENZYMES, एंजाइम्स. ठीक है. So enzymes to act on them. Bile salts break down into smaller globules, increasing the efficiency of the enzyme action. This is similar to emulsifying action of soap on dirt, and that we have learned about in chapter 4. तो बेटा जो आपने chapter 4 में पढ़ा था सेम उसी तरह से बेटा यहाँ पे भी होता है. chapter 4 में क्या पढ़ा था? चैप्टर 4 में बेटा आपने सफोनिफिकेशन वो सब पढ़े थे ना, मतलब किस तरह से आपका जो है वॉशिंग होती है, सोप जो है कैसे डर्ट निकालता है, पार्टिकल बीच में फंस जाता है. 2 टाइप की चीज़ होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोलोरिक. पढ़ी थी ना. इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, याद है? कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, कुछ बच्चों को याद होगा. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर कार्बोनेट कंपाउंड. जल्दी ही इस चैनल में भी मैं अपलोड करूँगी वीडियो. तो उसी तरह बेटा होता है. बाइल जूस ब्रेक डाउन करता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द एंजाइम एक्शन. So the pancreas creates pancreatic juice which contains enzymes like trypsin and lipase. तो वो एंजाइम कंटेन करता है ट्रिप्सिन जिससे हम लोग प्रोटीन डाइजेस्ट करते हैं, एंड लाइपेज फॉर ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट. यानी कि वो फैट पहले बाइल जूस ने थोड़ा फिर बाइल जूस के बाद आपका ये लाइपेज भी जो है तोड़ता है. तो द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेनिंग ग्लैंड्स विच सिक्रीट इंटेस्टाइनियल जूस. The enzyme present in it finally converts protein into amino acids, complex carbohydrates into glucose, and less fats into fatty acids or glycerol. Glycerol की स्पेलिंग बेटा ग्लीसरॉल. वैसे तो सब लोग कर ही लोगे लेकिन फिर भी. तो अब देखो बेटा नेक्स्ट क्या है. डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन. So the inner lining of intestine has numerous finger like projection. अब बेटा जो intestine होता है ना, इनके अंदर बहुत सारे numerous यानी कि बहुत ज़्यादा finger like projections होते हैं जिनको हम लोग विलाई कहते हैं. So which increase the surface area for absorption. कई बार क्वेश्चन विलाई में बना है, इसे विलाई को तो ध्यान से पढ़ के जाना. विलाई which increase the surface area for absorption. Villi are richly supplied with blood vessels which take absorb food into each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building unused tissues and repair of old tissues. फिर देखो the unabsorbed food is sent to the large intestine where it is absorbed, where its wall absorb more water than its material. तो इसमें फिर उसकी जो वॉल होती है वो ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करती है देन इट्स मटीरियल. तो द रेस्ट ऑफ द मटीरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस. तो द एक्सेस ऑफ दिस वेस्ट मटीरियल इज रेगुलेटेड बाय द एनाल स्फिंक्टर मसल. तो एनाल स्फिंक्टर मसल इसको क्या कहते हैं, रेगुलेट करती हैं. अब तो आपके 2 कन्फ्यूजन दूर होंगे. एक्सक्रीशन क्या होती है बेटा? एक्सक्रीशन तो वो प्रोसेस होती है जब आप अपनी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट निकालते हो. कैसे वेस्ट? जो आपके केमिकल रिएक्शन में जनरेट हुए, जैसे CO2 हो गया या फिर कई सारी नाइट्रोजन जो है वो सब बन जाता है उसको रिमूव करने के लिए, नाइट्रोजनियस वेस्ट को रिमूव करने. वो आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है जो आप अपने जो है यूरिन के थ्रू जो है रिमूव करते हो. पर जब आप एनस से अपना रिमूव करते हो फीकल मैटर यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है, तो इस प्रोसेस को बेटा हम लोग इजेशन कहते हैं. So when the food which is left undigested and unabsorbed is removed by the body through the anus, this process is known as egestion. तो अब बेटा डेंटल कैरीज एक आपका इसमें छोटा सा टॉपिक है, वो देख लो. Dental caries or tooth decay causes gradual softening of एनेमल एंड डेंटाइन. तो बेटा इससे जो है ग्रेजुअल सॉफ्टनिंग यानी कि आपका थोड़ा सा जब आप डेंटल कैरी होते हैं टूट देके, उससे जो आपका एनिमल होता है या फिर जो डेंटाइन होता है वो जो है सॉफ्ट हो जाता है, वो जो है थोड़ा सा निकलने लग जाता है. इट बिगिन्स व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड्स एंड सॉफ्टन एंड डीमिनरलाइज द एनिमल. द मासेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद द फूड पार्टिकल्स स्टिक्स टू
teeth to form to form dental plaque. So saliva cannot reach tooth surface to neutralize the acid as plaque covers the teeth. So brushing the teeth after eating removes the plaque before the bacteria produce acids. So if untreated, microorganisms may invade the pulp, causing inflammation and infection. ठीक है, तो बेटा ये तो थोड़ा सा डेंटल टॉपिक था. अब बेटा यहाँ पे आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर्स. पहला क्वेश्चन आपका है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. तो बेटा मैंने बताया ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज जनरली डन बाय द ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन प्लांट्स और ऑटोट्रॉप्स लिख दो. और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज मतलब इसमें सबसे पहले बेटा आप लोग क्या लिखोगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है. सो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच autotroph organisms take only green plants for their food as their food. So heterotropic लिखोगे the heterotropic nutrition type of nutrition where we depend on other organisms for our food. इसी तरह बेटा आप लोग ऑटोट्रॉपिक में लिख दो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स यूज ऑफ इनऑर्गेनिक सोर्सेज फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जैसे आप लिख दो CO2 और वाटर. और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी डिपेंड ऑन एनी प्लांट्स और अदर एनिमल्स फॉर आर सर्वाइवल. ठीक है. और इसमें आप लोग बेटा आप ये लिख देना कि बेटा आप या तो प्लांट्स से लोगे या एनिमल्स से लोगे. उसके फिर एग्जाम्पल लिख दो, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स एक्सेट्रा. और फिर हेटरोट्रॉप में लिख दो एग्जाम्पल्स ऑफ फंगाई, बैक्टीरिया, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब लिख दिया. तो उस ऑटोट्रॉपिक में क्या होती है बेटा, डिपेंडेंसी नहीं होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं. पर आपके हेटरोट्रॉपिक में जो है बेटा डिपेंडेंसी होती है. ठीक है. व्हाट डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द न्यू मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. So what do plant get each of the new material required for photosynthesis? Where do plant get? तो कहाँ से मिलता है बेटा, उनको मिलता है एटमॉस्फेयर से, अपने एनवायरनमेंट से. ठीक है. सो व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक टू फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ enzyme called pepsin, which is a protein digesting enzyme, and second it is corrosive in nature, so it can harm the walls of the stomach. So next is what is the function of digestive enzymes. So digestive enzymes का function क्या होता है, to break down the complex food into simple food so that it can be absorbed by the body and body can utilize it for further expansion. Then next is how is the small intestine digested to absorb digested food. How is small intestine designed to absorb digested food. So small intestine बच्चे you know very well that it has the many finger like projections called villi which increase the absorptive surface area. They are richly supplied with blood vessels. So when the digested food is present in the small intestine, the essential nutrition are taken up from these villi, these villi finger like projections, and are sent to the bloodstream where these are absorbed and they are utilized for many other functions. सो नेक्स्ट आपका बेटा टॉपिक है रेस्पिरेशन, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट वॉचिंग द वीडियो. आई रियली एंजॉयड टीचिंग ऑल ऑफ यू एंड वील कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक रेस्पिरेशन थ्रू आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. टिल देन थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे अहेड.